गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज हम इस लेक्चर से अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एवोल्यूशन। ठीक है, एवोल्यूशन एक चैप्टर ऐसा है बच्चों, काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें बेसिकली अगर देखें तो अंडरस्टैंडिंग पोर्शन ज्यादा है। ठीक है ना, और आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हो कि एवोल्यूशन क्या होता है। क्लियर। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एवोल्यूशन होता क्या है, उसके बाद हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, बेसिकली एवोल्यूशन जो है कहां से ओरिजिनेट हुआ, टर्म किसने दी, एवोल्यूशन वर्ड कहां से आया, लैटिन वर्ड है, ये सब हम बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आज आपको ये समझाऊंगा कि एवोल्यूशन बेसिकली होता क्या है। देखिए, काफी दिन से मेरे माइंड में एवोल्यूशन के लिए एक पॉइंट आया था और वो पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। देखो, क्या होता था कि पहले के जो लोग थे वो झोपड़ियों में रहते थे, है ना। फिर उसके बाद वो कच्चे घरों पर आए, यानी कि झोपड़ी से थोड़ा सा एडवांस है कच्चे घर। ठीक है ना, जिनमें बेसिकली वो मिट्टी के साथ ईंटों को यूज करते थे और झोपड़ियों में वो घास फूस को लगा करके झोपड़ी टाइप, जो छोटी सी झोपड़ी बनाकर वो लोग रहते थे। उसके बाद क्या हुआ, चेंज आया और लोगों ने क्या किया कि ईंटों को मिट्टी के साथ यूज, एसी चला दो, लाइट आ गई, मिट्टी के साथ ईंटों को जोड़ करके कच्चे घर बनाने शुरू किए। फिर उसके बाद थोड़ी सी और एडवांसमेंट आई, थोड़ा सा और पैटर्न चेंज हुआ घर का रहने का। तो उस केस में क्या होने लगा, उस केस में उन्होंने अपने घर को और थोड़ा मॉडिफाई किया, अलग अलग रूम्स बनाने शुरू किए, किचन अलग से बनानी शुरू की, है ना। और फिर बेसिकली सीमेंट यूज होने लगा। ठीक है, फिर बेसिकली सीमेंट यूज होने लगा। और उसके बाद अगर हम आज के डिजाइनेबल घर देखें तो वो उनके अंदर और ज्यादा फैसिलिटी आने लगी और अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग डिजाइन, अलग अलग रूम का एरिया, किचन का एरिया, जो फ्लोर के ऊपर टाइल्स और मार्बल, अकॉर्डिंग टू अवर नेचर, अकॉर्डिंग टू अवर विल, जो जो भी यूज करना शुरू हुआ। तो बेसिकली जब मैं इन चीजों को देखता हूं तो मेरे माइंड में ये आता है पॉइंट एक, क्या, कि हम लोगों ने घर में एडवांसमेंट की है। क्या की है, एडवांसमेंट। कैसे, कि सिंपल से हम थोड़े से एडवांस लेवल पर चले गए। समझ आ रहा है बच्चों आपको, यानी कि जो झोपड़ी थी उससे मोर एडवांस है कच्चे घर, कच्चे घर से मोर एडवांस है सीमेंट वाले घर, और सीमेंट वाले घर के अंदर अलग अलग तरह की फैसिलिटी जब उसके अंदर आ गई तो वो मोस्ट एडवांस हुए आज, आज जो है। और इन फ्यूचर इससे भी अच्छी कोई टेक्नोलॉजी आएगी, इन फ्यूचर इससे भी अच्छी कोई टेक्नोलॉजी आएगी और जिससे कि हम वो भी यूटिलाइज करेंगे, करेंगे ना। तो अब आप इसको एक सीक्वेंस बनाइए कि धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू चेंज इन अवर लाइफस्टाइल, घर का पैटर्न चेंज होता चला गया। दैट इज एवोल्यूशन। क्योंकि जो सबसे पहली हट टाइप था, झोपड़ी थी, वो सबसे क्या थी, लेस एडवांस थी, उसके अंदर फैसिलिटी सबसे कम थी। ठीक है ना, और उसी चीज को इंक्रीज करते 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 आज जो है टॉप लेवल के जो आज घर बनते हैं वो आज बनने शुरू हो गए। क्लियर ना। तो ये जो चेंज आया है टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू नीड, इसे कहते हैं बच्चों एवोल्यूशन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, एवोल्यूशन। एक सेकंड बच्चों, तो आपको बेसिकली एवोल्यूशन समझ आया कि धीरे धीरे जो चेंज, बदलाव आता चला जाता है पुरानी चीजों के अंदर और वो नई चीजों में कन्वर्ट जब होती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन बोलते हैं। तो ये तो मैंने बताया आपको एवोल्यूशन के बारे में। लेकिन अगर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम बात करेंगे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की। किसकी बात करेंगे, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में मैं इसे एज इट इज कोरिलेट कर सकता हूं। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन कहता है जो पहले इस धरती पर स्पीशीज रहती थी, या अगर हम सबसे पहली सेल की बात करें
सबसे पहले जो इस धरती पर सेल आई थी रहने के लिए, उसके अंदर धीरे धीरे बदलाव होते चले गए और उन्हीं बदलाव के कारण, उन्हीं चेंजेस के कारण आज ये इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी हमारे सामने प्रेजेंट है। यानी कि एक जो हमारी बेसिकली सिंपल स्पीशीज थी या सिंपल सेल लाइफ टाइप स्ट्रक्चर था, वो चेंज हो करके आज इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिविंग बीइंग्स इस धरती पर रहते हैं। तो इसे मैं बायोलॉजिकल एवोल्यूशन कहूंगा। क्लियर? ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले लाइफ जब इस धरती पर आई थी, वो सिंगल सेल्ड और पानी के अंदर आई थी। ठीक है ना? अब उसी के अंदर क्या हुआ, कंडीशंस बदलती चली गई और उन बदलती हुई कंडीशंस के साथ सेल की जो नीड थी वो भी बदली, जिससे कि अलग अलग टाइप की सेल बनने लगी और फिर इसी तरह एवोल्यूशन होते 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 आज जो है इतनी डिफरेंट चीजें हमारे सामने, डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ हमारे सामने प्रेजेंट है। ये एवोल्यूशन का ही रिजल्ट है। क्लियर? समझ आया आपको यहां तक? तो बच्चों, आपको इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए समझना है किस तरह से कि एवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है सर, जो कि धीरे धीरे पुरानी रहने वाली चीजों के अंदर बदलाव लेकर के आता है और जब वो बदलाव बहुत बड़े लेवल तक हो जाता है तो एक नई स्पीशीज बन जाती है। लेकिन एक बात और याद रखनी है, पुरानी स्पीशीज नहीं मरती, पुरानी स्पीशीज भी एग्जिस्ट करती है। ऐसा नहीं है कि वो नई में कन्वर्ट हो गई तो पुरानी जो है खत्म हो गई, नहीं, पुरानी भी है और नई भी बन गई है। अब समझ आया कि नहीं आया? फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आवाज आ रही है बच्चों मेरी? एक्चुअली मुझे डाउट है आज थोड़ा कि कहीं बीच में डिस्कनेक्ट ना हो जाए। ओके, आ रही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो सुनेंगे ध्यान से। देखो, आपने एक सोसाइटी के अंदर एक सिंपल सी बात सुनी होगी कि आजकल के बच्चे बड़े एडवांस हैं। क्या आजकल के बच्चे बड़े एडवांस हैं? इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर एवोल्यूशन वाली मॉडिफिकेशन आ चुकी है। तो क्या सर बच्चों में एवोल्यूशन हो गया है? बिल्कुल। एवोल्यूशन का मतलब ही क्या होता है? अनफोल्डिंग। एवोल्यूशन बेस, चलो इस टॉपिक पे मैं आऊंगा। एवोल्यूशन का मतलब होता है मॉडिफिकेशंस का आगे जाना। एवोल्यूशन टॉपिक में हम पढ़ते क्या है? यही पढ़ते हैं कि जो मॉडिफिकेशंस होंगी, जो एडवांसमेंट आएगी, वो अगली जनरेशन में जाएगी। ठीक है ना? अब आजकल के देखिए, हमारे पेरेंट्स से हम लोग ज्यादा एडवांस हैं और हमसे ज्यादा आज के छोटे बच्चे एडवांस हैं। क्यों? क्योंकि जो चीजें हम अपनी लाइफ में सीखते हैं, बेसिकली मोस्टली वो चीजें हमारे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जेनेटिक फैक्टर के थ्रू चली जाती हैं। कहां चली जाती हैं? जेनेटिक फैक्टर के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन में वो चली जाती हैं। तो इसे बोलते हैं मॉडिफिकेशन। कि जो हमारे अंदर से जो हमारे अंदर जो करेक्टर चेंज हुआ, हमने जो अपनी लाइफ टाइम में सीखा, अगर वो करेक्टर इनहेरिट हो जाता है, अगर वो करेक्टर हमारे डीएनए का, हमारे जेनेटिक मटेरियल का हिस्सा बन जाएगा और हम उसे हम उस पर बहुत अच्छी तरह से अडेप्ट हो जाएंगे, तो वो हमारे ऑफस्प्रिंग, हमारी नेक्स्ट जनरेशन, हमारे बच्चों में फ्री में जाएगा। मैंने मेहनत की, मैंने उसे कुछ मेहनत करने के बाद, उस पे एफर्ट्स करने के बाद उसे मैं अपनी लाइफ में लेकर के आया, लेकिन हमारे बच्चों में वो फ्री में जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो इनहेरिट हो चुका है। इनहेरिट करेक्टर दो होते हैं बच्चों, मैं अभी बताऊंगा आपको सारा, एक्वायर्ड करेक्टर और इनहेरिटेड करेक्टर। एक्वायर्ड करेक्टर वो होते हैं जो एक पर्सन लाइफ टाइम में अपने अंदर लेकर के आता है, और इनहेरिट करेक्टर वो होते हैं जो पेरेंट्स से मिलते हैं, यानी कि जेनेटिक मटेरियल के थ्रू मिलते हैं। और मोस्टली जो एक्वायर्ड करेक्टर हैं, वो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ इनहेरिट करेक्टर में चेंज होते चले जाते हैं, यानी कि डीएनए का हिस्सा बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है? यानी कि जो मॉडिफिकेशन मेरे अंदर मेरी लाइफ टाइम के दौरान आएगी, तो हो सकता है कि वो मेरे बेबीज में जाए, क्योंकि वो इनहेरिट हो चुकी है। तो इसीलिए तो बच्चे एडवांस हैं। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है ना? दैट इज एवोल्यूशन। ये जो चेंज धीरे धीरे आगे जा रहा है,
जनरेशन टू जनरेशन इंक्रीज होता जा रहा है, इसे बच्चों क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन बोलते हैं। समझ आया? क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ एक तो साइंटिफिक डेफिनेशंस लिखवाता हूं, उसके बाद मैं अपनी एक कॉमन डेफिनेशन आपको लिखवाऊंगा जिससे कि आपको समझ आएगा। लिखो बच्चों, लिखेंगे मेरे साथ एवोल्यूशन में। इट डिस्क्राइब द, लिखो, इट डिस्क्राइब द एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, इट डिस्क्राइब द evolutionary biology of various living forms. It describes the evolutionary biology of various living forms, comma, concept of evolution, और एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन भी लिख सकते हैं। यानी कि एवोल्यूशन हमें क्या बताता है? एवोल्यूशन हमें ये बताता है कि जो इतनी सारी डिफरेंट टाइप की लिविंग फॉर्म्स प्रेजेंट हैं, उनके बीच में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है और एवोल्यूशन कैसे हुआ, कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, क्लियर हो गया? लिख लिया सभी ने? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बच्चों आप, टर्म एवोल्यूशन वाज गिवन बाय, किसने दिया था? टर्म एवोल्यूशन वाज गिवन बाय हर्बर्ट स्पेंसर। किसने दिया था? हर्बर्ट हर्बर्ट स्पेंसर नाम के जो थे हमारे साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने टर्म दी थी, दैट इज एवोल्यूशन। नो डाउट फादर ऑफ एवोल्यूशन ये नहीं है। फादर ऑफ एवोल्यूशन कौन है? डार्विन। लिख लो बच्चों, डार्विन, दैट इज द फादर ऑफ एवोल्यूशन। तो डार्विन दैट इज द फादर ऑफ एवोल्यूशन एंड टर्म एवोल्यूशन गिवन बाय हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इसको बहुत से साइंटिस्ट ने अलग अलग अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया है, ऐसा नहीं है कि इसकी एक ही डेफिनेशन है। लिखो, एवोल्यूशन मींस, नेक्स्ट पॉइंट, एवोल्यूशन का मतलब क्या है? एवोल्यूशन मींस, ठीक है, लिखो, द एक्ट ऑफ अनफोल्डिंग एंड अनरोलिंग। क्या है? एक्ट ऑफ अनफोल्डिंग, अनरोलिंग, इस यही इसके वर्ड का मतलब है। ठीक है ना, अनरोलिंग। ठीक है, और यही बच्चों इसके वर्ड का मतलब है। अब मैं बताता हूं आपको कि जो एवोल्यूशन वर्ड है वो किस वर्ड से आया। एक लैटिन वर्ड है, दैट इज द एवोल्यूटियो। ठीक है ना, लिखो, लिखो एवोल्यूटियो, एन हटा दो, दैट इज अ वर्ड एवोल्यूटियो। इसका मतलब क्या होता है? अनफोल्डिंग एंड अनरोलिंग। ठीक है, एक लैटिन वर्ड है ये। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अनरोलिंग एंड अनफोल्डिंग। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है बच्चों, लिख लिया बच्चों आप सबने यहां तक? चलिए, उसके बाद बच्चों आप, एक और साइंटिस्ट रहे हमारे, बफन। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू बफन एवोल्यूशन इज, एवोल्यूशन क्या है लिखेंगे मेरे साथ। एवोल्यूशन है क्या? फर्स्ट पॉइंट लिखो, इज कॉन्टिन्यूअस, ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। लिखो बच्चों, इज कॉन्टिन्यूअस, एवोल्यूशन इज कॉन्टिन्यूअस, एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। ठीक है, और नेक्स्ट फैक्टर क्या है? कि चेंजेस आएंगे। कैसे? लिखो, चेंजेस टेक्स प्लेस इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। चेंजेस टेक्स प्लेस
in one form to another form. ठीक है, कि बदलाव आता चला जाएगा एक फॉर्म से लेकर, जब दूसरी फॉर्म बनेगी तो उसके अंदर बदलाव आएगा। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट इन्होंने कहा था प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट लिखो बच्चों मेरे साथ, PROGRE, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। ठीक है, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। और लास्ट और सबसे बढ़िया पॉइंट इसमें ऐड करना चाहिए, और इन्हीं का पॉइंट था, इट इज अ स्लो प्रोसेस एंड डोंट स्टॉप। ये धीरे चलने वाला प्रोसेस है लेकिन कभी रुकता नहीं है। ठीक है, स्लो प्रोसेस, डोंट स्टॉप। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि एवोल्यूशन क्या है। इसीलिए मैंने आपको कहा था बच्चों, ये एवोल्यूशन टॉपिक जो है थोड़ा फिलोसफी टाइप ज्यादा है। इसमें आपको सोचना है, समझना है कि बेसिकली हुआ क्या होगा, और जितनी भी थ्योरीज और एवोल्यूशन के जो करेक्टर हैं सारे के सारे इसी पर बेस्ड हैं। ठीक है ना। तो यहां लिख दें आप अकॉर्डिंग टू बफन, लिखो बच्चों। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। एक और साइंटिस्ट है हमारे डोल्लो, तो उन्होंने एक लॉ दिया, एक लॉ है डोल्लोज लॉ, एवोल्यूशन से रिलेटेड ही है, एवोल्यूशन का ही है बेसिकली। वो क्या कहता है, वो कहता है एवोल्यूशन इज इरिवर्सिबल, ऐसा बोलता है। ये लीजिए, क्या है ये, लिखो बच्चों, एवोल्यूशन इज इरिवर्सिबल, यानी कि जो एक बार बन गया वो बन गया। ठीक है, क्लियर हो गया, दैट इज इरिवर्सिबल। समझ आया बच्चों आपको। और जो फादर ऑफ एवोल्यूशन माने जाते हैं दैट आर द डार्विन। डार्विन ने क्या कहा वो लिखिए बच्चों आप। उन्होंने एक इतने बड़े प्रोसेस को एक छोटी सी लाइन के अंदर समराइज कर दिया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक लाइन ही दी थी, ऐसा नहीं है। उन्होंने सारा कुछ देखने के बाद जो बताया, और बेसिकली उन्होंने एवोल्यूशन के बारे में नहीं बताया था। ठीक है ना। एवोल्यूशन तो बच्चों, एवोल्यूशन जो है उन्होंने बहुत कम यूज किया था वर्ड, उसके रीजंस थे कुछ। ठीक है, लेकिन जब उनके सारे कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में यही आता है कि वो एवोल्यूशन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था, लिखो अकॉर्डिंग टू डार्विन, एवोल्यूशन इज, क्या है एवोल्यूशन डार्विन के अकॉर्डिंग, लिखो बच्चों, इट इज अ डेसेंट विद मॉडिफिकेशन। ठीक है ना, क्या है, लिखो DESCENT, डेसेंट विद मॉडिफिकेशन। ठीक है, उन्होंने केवल एक लाइन बोली थी। इस लाइन का मतलब क्या बच्चों, देखो बिल्कुल समझ में आ रहा है, डेसेंट विद मॉडिफिकेशंस। कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो बदलती जाएंगी, आगे जनरेशन जो आगे चलती जाएंगी, उनके अंदर मॉडिफिकेशन यानी कि बदलाव आएगा, चेंजेस आता चला जाएगा। इस लाइन का ये मतलब है, डेसेंट विद मॉडिफिकेशन ओवर जनरेशन एंड जनरेशंस। लेकिन ये अगर आप डेसेंट बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, डेसेंट विद मॉडिफिकेशन यानी कि आगे जो आपकी जनरेशन आगे मूव करेगी वो एज इट इज आपके जैसी नहीं होगी, उसके अंदर मॉडिफिकेशन होंगी, वो कुछ ना कुछ लेवल पर मॉडिफाई हो चुकी होगी। तभी तो हम बोलते हैं आजकल के बच्चे बड़े एडवांस हैं। समझ आया आपको, क्लियर, समझ आ रहा है बच्चों, फटाफट से बताइए। एवोल्यूशन टॉपिक समझ आया, कॉमन इंट्रोडक्शन है एवोल्यूशन की। ठीक है, ओके, ठीक है।
तो यानी कि एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन, अब आपके माइंड में एक इमेज बनी होगी, एक पिक्चर बनी होगी, और मैंने पहले ही कहा है कि ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ज्यादा है, ठीक है ना। अब उस पिक्चर को अगर आप अपनी डेफिनेशन में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या होगी? लिखिए आप मेरे साथ, लिखिए, मैं बोल रहा हूं। इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस इन विच, लिखेंगे, हर बच्चा लिखेगा, ये डेफिनेशन आपको बुक्स में नहीं मिलेगी। इट इज अ प्रोसेस इन विच न्यू स्पीशीज आर फॉर्म्ड। इट इज अ प्रोसेस इन विच न्यू स्पीशीज आर फॉर्म्ड, और न्यू स्पीशीज के ब्रैकेट में लिख दो बच्चों मोर एडवांस्ड। न्यू स्पीशीज के ब्रैकेट में लिखेंगे मोर एडवांस, ठीक है। तो डेफिनेशन कहां पहुंच गई? इट इज अ प्रोसेस इन विच न्यू स्पीशीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज, फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज, और ब्रैकेट में लिखेंगे लेस एडवांस। ब्रैकेट में लिखो लेस एडवांस, ठीक है, लिख लिया। कैसे? बाय द स्लो एंड कॉन्टिन्यूअस मॉडिफिकेशंस, बाय द स्लो एंड कॉन्टिन्यूअस मॉडिफिकेशन। बच्चों वर्ड बहुत जरूरी है, स्लो एंड कॉन्टिन्यूअस मॉडिफिकेशन, जो कि अब पूरी डिटेल आपके माइंड में आ गई होगी। ये कहता है जो स्पीशीज पुराने टाइम में इस धरती पर रहती हैं या आज रह रही हैं, पहले रह रही हैं, उनके अंदर धीरे धीरे और लगातार बदलाव आता चला जाएगा, और उनमें से नई स्पीशीज बनेंगी, और वो नई स्पीशीज जो हैं पुराने वाली से ज्यादा एडवांस होंगी। समझ आया? क्लियर हो गया? यस और नो? मैं रिपीट कर रहा हूं डेफिनेशन। इट इज अ प्रोसेस इन विच न्यू स्पीशीज ब्रैकेट में मोर एडवांस आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज लेस एडवांस बाय द स्लो एंड कॉन्टिन्यूअस मॉडिफिकेशन, बाय द स्लो एंड कॉन्टिन्यूअस मॉडिफिकेशन। धीरे धीरे लेकिन लगातार बदलाव आएगा, और पुरानी रहने वाली स्पीशीज में से नई स्पीशीज बन जाएगी। दैट इज एवोल्यूशन। सबसे सिंपल कंप्लीट डेफिनेशन है ये, जो इस लाइन को भी कवर करती है, डेसेंट विद मॉडिफिकेशन, जो अपने ये जो आपने लिखे स्लो प्रोसेस, डोंट स्टॉप, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, इन सब पॉइंट्स को ये कवर करती है। समझ आया? चलिए, वैसे तो एक आगे का पॉइंट है, वैसे तो एक आगे का पॉइंट है, लेकिन मैं आपको यही बताता हूं। आप सोच रहे हैं कि जो बदलाव आएगा वो बदलाव स्पीशीज की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल बच्चों, लेकिन मैं आपके सामने एक क्वेश्चन डालता हूं, सोचना है आपको। ये स्पीशीज ए है और ये स्पीशीज एक्स है, दो अलग अलग स्पीशीज हैं ये। ए के अंदर 10 करेक्टर चेंज हुए, 10 करेक्टर, 10 करेक्टर चेंज हो गए। चेंज, ठीक है, और ये बी बन गई, नई स्पीशीज बन गई। अगर ए से बी बन गई तो नई स्पीशीज बन गई। लेकिन एक्स के अंदर 100 करेक्टर चेंज हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो एक्स ही है, वो वाई नहीं बनी अभी तक। मैं लिख देता हूं, चलो, नोट वाई, यानी कि वो नई स्पीशीज नहीं बनी, वो अभी भी एक्स ही है। तो मेरा क्वेश्चन ये है बच्चों कि क्या एवोल्यूशन नंबर ऑफ करेक्टर पे बेस्ड है, या कोई स्पेशल करेक्टर है जिसके आने से हम कहेंगे कि वो
नई स्पीशीज में कन्वर्ट हो चुकी है। अगर आपका आंसर, देखिए हम क्लास में इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे यहां पे, अगर आपका आंसर नंबर ऑफ कैरेक्टर है तो वो गलत है। क्यों? अगर नंबर ऑफ कैरेक्टर होता तो ये एक्स जो है ये आगे 10 अलग अलग तरह की स्पीशीज में चेंज हो जाना चाहिए था अभी तक, लेकिन इसने तो अपनी दूसरी स्पीशीज नहीं बनाई अभी तक। क्यों? इसमें 100 कैरेक्टर चेंज हो चुके हैं और इसमें केवल 10 कैरेक्टर चेंज हुए और नई स्पीशीज बन गई। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं आपको। इसका मतलब सर कोई ना कोई एक ऐसा चेंज है जिसके आने तक हम ये नहीं कह सकते कि नई स्पीशीज की फॉर्मेशन हो गई है। हाँ, नो डाउट, नो डाउट जेनेटिक लेवल पर चेंज आ चुका है, नो डाउट जेनेटिक लेवल पर चेंज आ चुका है, इंडिविजुअल लेवल पर थोड़ा चेंज आ चुका है, ठीक है ना, उसके अंदर हैबिट्स जो हैं हल्की सी चेंज हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक वो नई स्पीशीज नहीं बनी। तो यानी कि कोई ना कोई एक ऐसा यूनिक कैरेक्टर है जो ये डिसाइड करेगा कि नई स्पीशीज बन चुकी है। और वो कैरेक्टर क्या है? वो है बच्चों रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। यानी कि आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ठीक है, बदलाव आता जा रहा है, हम हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर बदलाव आया, हमारे से हमारे बच्चों के अंदर बदलाव जाएगा, लेकिन हम कब कहें कि नई स्पीशीज बन गई? अगर वो मेंबर रिप्रोड्यूस ना कर पाए अपने ही दूसरे मेंबर्स के साथ, तब हम कहेंगे कि वो नई स्पीशीज बन चुकी है। यानी कि अगर वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाए, दे कांट ब्रीड विद ईच अदर, अगर वो आपस में ब्रीड ना कर पाए, तो ये समझ लो कि नई स्पीशीज बन गई है। यानी कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इनमें 10 कैरेक्टर में ही आ गया और इनमें 100 कैरेक्टर में भी नहीं आया अभी तक। समझ आया आपको? तो एवोल्यूशन जो डिसाइड करेगा कि नई स्पीशीज बन चुकी है, उसका बेस क्या है? उसका बेस है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। और आपने पढ़ा है स्पीशीज के अंदर 11th क्लास में, व्हाट आर स्पीशीज? आपने पढ़ा होगा सिंपल, क्या? ग्रुप ऑफ सेम इंडिविजुअल। लेकिन आपने एक लाइन और पढ़ी थी बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के अंदर, वो लाइन क्या पढ़ी थी? वो लाइन पढ़ी थी दे कांट ब्रीड विद ईच अदर, या रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड ग्रुप्स आर कॉल्ड एज स्पीशीज, है ना। जो पुराने मेंबर हैं, पुराने मेंबर हैं, अगर वो नए मेंबर उन्हीं पुराने मेंबर्स के साथ इंटरब्रीड ना कर पाए, तो इसका मतलब वो नई स्पीशीज में कन्वर्ट हो गए। अब समझ आया? क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए। और ऐसा नहीं है बच्चों कि एक्स के अंदर सीधा जब तक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आएगा तब तक तो वो सेम रहेगा और उसके बाद अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। उसके अंदर जेनेटिक लेवल पर चेंज आएगा सेल्स में, उसके अंदर इंडिविजुअल लेवल पे चेंज आएगा, और हो सकता है कि पॉपुलेशन लेवल पर भी चेंज आए, लेकिन पॉपुलेशन लेवल का चेंज फिर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आया आपको? क्लियर हो गया? दैट इज एवोल्यूशन। ये है बच्चों हमारा एवोल्यूशन प्रोसेस, इंट्रोडक्शन। अब सर एवोल्यूशन को पढ़ा कैसे जाता है? पढ़ना भी तो है हमें, है ना। एवोल्यूशन के अंदर बच्चों सबसे पहले अगर हमें पढ़ना है, समझना है एवोल्यूशन को, तो हमें स्टार्टिंग से बात को उठाना होगा। स्टार्टिंग वाली बात कौन सी सर? कि हम इस धरती पर कब आए? नहीं। सर लिविंग बीइंग इस धरती पर कब आए? नहीं। सर ये धरती कब बनी? नहीं। ये यूनिवर्स कब बना? तब से हम स्टार्ट करेंगे कि यूनिवर्स से पहले यहां क्या था, ठीक है ना। तो आप एक हेडिंग बनाइए, एवोल्यूशन इज स्टडीड एज। एवोल्यूशन को कैसे पढ़ा जाता है? लिखो बच्चों मेरे साथ, एवोल्यूशन इज स्टडीड एज। हमारे जो हैं 3 स्टेप है एवोल्यूशन को, कंप्लीट एवोल्यूशन को जिसको हमने डिवाइड किया। एवोल्यूशन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन से हैं वो पार्ट? नंबर 1, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये यूनिवर्स कैसे बना, ठीक है।
ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट है कि इस यूनिवर्स के अंदर हमारी अर्थ कैसे बनी, धरती कैसे बनी, क्योंकि अभी तक आप मानते हैं, पढ़ते हैं कि जो लाइफ पॉसिबल है वो कहां है, इस धरती पर ही। दैट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ। सॉरी, लाइफ कह रहा हूं, अर्थ, ओरिजिन ऑफ अर्थ, ठीक है ना। दैट इज अ सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट है कि इस धरती के ऊपर लाइफ कैसे आई, ठीक है ना, ओरिजिन ऑफ लाइफ। लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके आगे भी है बच्चों, कैसे कि जो लाइफ आई इस धरती में, धरती के ऊपर, वो आगे आकर के चेंज कैसे हुई, ठीक है ना, क्लियर, जिसे हम कहेंगे ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, ठीक है ना, अभी पढ़ेंगे हम इसको, ठीक है। तो ये जो दोनों है, पहले दो जो पार्ट हैं बच्चों, ये एक्सप्लेन करते हैं किसके थ्रू, बिग बैंग थ्योरी के थ्रू। लिख दो यहां पे, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। और ये जो ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ है, इसे एक्सप्लेन करता है केमिकल एवोल्यूशन। ये किसे एक्सप्लेन करता है, कौन एक्सप्लेन करता है इसे, दैट इज केमिकल एवोल्यूशन। क्योंकि पहली लाइफ जो है धरती पर केमिकल से ही बनी थी, ठीक है ना, केमिकल एवोल्यूशन, ठीक है। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, टाइम हो जाएगा। मैं इसमें आपको एक एडिशनल चीज बताता हूं इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर ही। आज हम इंट्रोडक्शन को ही खत्म कर देते हैं। बेसिकली जो हम इसको आगे डिवाइड करते हैं या पढ़ते हैं, हम एवोल्यूशन को इस तरह भी पढ़ते हैं कि पहला पार्ट बोल देते हैं कॉस्मिक एवोल्यूशन। कॉस्मिक एवोल्यूशन इन दोनों चीजों को कवर करता है। किसको कवर करता है, अगर मैं दूसरा तरीका बताऊं, आप बना लो बच्चों मेरे साथ। देखो, एवोल्यूशन पहला है कॉस्मिक एवोल्यूशन, COSMIC, कॉस्मिक एवोल्यूशन। क्या होता है ये कॉस्मिक एवोल्यूशन में पढ़ते हैं हम? लिखो नंबर 1, इसके नीचे लिखो नंबर 1, यूनिवर्स, गैलेक्सी, स्टार्स, सोलर सिस्टम, अर्थ। हम कॉस्मिक एवोल्यूशन के अंदर इन चीजों की फॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है ना, क्लियर हो गया। कॉस्मिक एवोल्यूशन क्या होगा, पहले यूनिवर्स की फॉर्मेशन, यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज, और गैलेक्सीज के अंदर स्टार्स, स्टार्स क्योंकि सन, सन भी तो स्टार है ना एक, है ना, तो लिख दो सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम के अंदर कौन है, अर्थ। सोलर सिस्टम के अंदर कौन है, अर्थ, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा कॉस्मिक एवोल्यूशन। कहां से शुरू हुआ, यूनिवर्स से, कहां पूरा हुआ, अर्थ पे। यूनिवर्स, गैलेक्सी, स्टार्स, सोलर सिस्टम एंड अर्थ, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं सेकंड की, दैट इज द केमिकल एवोल्यूशन। केमिकल एवोल्यूशन में हम क्या पढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट, केमिकल एवोल्यूशन। केमिकल एवोल्यूशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो ये अर्थ बनी है, इस पे केमिकल लेवल पे क्या क्या चेंज आया, और उस केमिकल से जो लाइफ इस धरती पर ओरिजिनेट हुई। यानी कि फाइनली केमिकल एवोल्यूशन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि केमिकल्स के अंदर चेंज आ आ करके क्या बन गया, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट हमारे कवर हो गए कवर तीनों पॉइंट, ठीक है। जो थर्ड टाइप है हमारी एवोल्यूशन में, जो तीसरी टाइप हम पढ़ते हैं या पार्ट पढ़ते हैं, वो है बच्चों ऑर्गेनिक एवोल्यूशन या बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या कहता है कि ये जो लाइफ इस धरती पर आई थी, इससे डिफरेंट लाइफ फॉर्म बन गई, ठीक है ना, यानी कि बायोडायवर्सिटी की तरफ इशारा करता है, ठीक है ना।
दैट इज ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। ठीक है, क्या बताएगा ये? बायोडायवर्सिटी के बारे में, कि एक सेल से, एक लाइफ से, एक टाइप की लाइफ से इतनी सारी लाइफ्स कैसे बनी इस धरती के ऊपर, दैट इज द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट नॉलेज थी हमारी किसके बारे में? एवोल्यूशन की इंट्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ये थी हमारी कंप्लीट इंट्रोडक्शन किसकी? एवोल्यूशन की, इस लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट टाइम यानी कि कल हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन का प्रोसेस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, कल हम ये दो टॉपिक पूरे करेंगे, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ अर्थ, यानी कि कॉस्मिक एवोल्यूशन कह लीजिए, या अपने पहले दो पार्ट के बिग बैंग थ्योरी से किस तरह से यूनिवर्स और अर्थ की फॉर्मेशन हुई। कल हम ये दो चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर? काफी है, यहां तक समझ आया बच्चों आपको? अभी कोई क्वेश्चन है तो बच्चों आप मेरे से पूछ लो।